नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जनजी स्टडी पॉइंट सीजी पर। दोस्तों आज हम कंटिन्यू करते हैं व्यंजन वाले पार्ट को, है ना। तो वर्णमाला में हम व्यंजन देख रहे हैं जी, और वर्णमाला में व्यंजन में हमने थोड़ा सा क्या किया था, द्विगुण के बाद छोड़ दिया था। द्विगुण के आगे देखते हैं, द्विगुण के आगे हमें पढ़ना है संयुक्त व्यंजन। क्या पढ़ना है? संयुक्त व्यंजन को पढ़ना है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन क्या है ना। तो संयुक्त व्यंजन को समझना यार कि संयुक्त व्यंजन क्या है कि जब दो या दो से अधिक व्यंजन जब मिलते हैं तो संयुक्त हो जाते, जुड़ जाते हैं। जुड़ना मतलब संयुक्त होना, है ना। तो जब जब दो या दो से अधिक व्यंजन क्या होते हैं, मिलते, उसे तो क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो ऐसे व्यंजन जो दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग से बनता है ना। दो या दो व्यंजनों के संयोग से बनता है, या दो से अधिक अक्षरों भी बोल सकते हैं। दो या दो व्यंजनों या अक्षरों के संयोग से बनता है, उसे क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन कह देते हैं यार। उसे क्या कह देते हैं? संयुक्त व्यंजन कह देते हैं। तो दो या दो से अधिक व्यंजन आ रहा है, दो या दो से अधिक व्यंजन आ रहा है, और दो या दो से अधिक अक्षर आ रहा है। तो इसलिए इसको दो या दो से अधिक व्यंजन आ रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? संयुक्त व्यंजन बोल देते हैं। लेकिन दो या दो से अधिक अक्षर आ रहा है, इसलिए इसको बोल देते हैं संयुक्त अक्षर। क्या बोल देते हैं? संयुक्त अक्षर। इसलिए इसे संयुक्त अक्षर, इसे संयुक्त अक्षर, या साथ में लिख दूं तो संयुक्ताक्षर, ऐसे बोल सकता हूं। संयुक्ताक्षर कहते हैं। संधि हो गया है ना जी, हाँ, देखेंगे आगे जब संधि पढ़ेंगे। इसे क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर कहते हैं। क्या ये स्वतंत्र व्यंजन है? क्या दो या दो से अधिक व्यंजन से बन रहा है तो ये स्वतंत्र हुआ? क्या नहीं, मतलब ये स्वतंत्र व्यंजन नहीं है। ये स्वतंत्र व्यंजन नहीं है, याद रखना, है ना। ये स्वतंत्र व्यंजन नहीं है। जैसे हमने व्यंजन में देखा कि ये स्वतंत्र वर्ण नहीं है ना। ये स्वतंत्र वर्ण नहीं है, मतलब किसके साथ जुड़ा हुआ है? स्वर के साथ जुड़ा है, इसलिए वो परतंत्र वर्ण था। इसी प्रकार ये स्वतंत्र व्यंजन नहीं है, क्योंकि अन्य व्यंजनों के साथ क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। तो ये स्वतंत्र व्यंजन नहीं है। तो आगे देखो, है ना, देखते हैं इनकी संख्या कितनी है। हम क्या देख रहे हैं अभी? संयुक्त व्यंजन देख रहे हैं। तो इनकी संख्या याद रखना कितनी है? 4 है। इनकी संख्या कितनी है भैया? इनकी संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन हमने पढ़ रखा है, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। क्लियर? अब संयुक्त व्यंजन की संख्या आपको वर्णमाला में पता चलेगा ना कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है, क्योंकि हमने वर्णमाला के फर्स्ट वीडियो में क्या किया था, इसको चर्चा किया था। तो इनकी संख्या 4 है। तो 4 है तो कौन कौन सी है 4? अब सवाल ये आता है ना। तो 4 है, याद रखना सबसे पहले आता है अक्षा। अक्षा जो छत्री लिखते हैं ना, वो वाला अक्षा, है ना। दूसरा याद आता है त्र। क्या आता है? त्र, त्रैमासिक वाला त्र, है। तीसरा याद आता है यार, इसमें तीसरा आता है ज्ञान, ज्ञानी का ज्ञान, है ना, ज्ञान आता है। और चौथा याद आता है इसमें श्रा। क्या आता है? श्रा, श्रीमान वाला श्रा। ये 4 आता है, ये 4 आता है। भयंकर इंपॉर्टेंट है ये संयुक्त व्यंजन, बहुत ज्यादा बता रहा हूं, इससे बार बार क्वेश्चन बनता रहा है। अक्षत्र ज्ञ और स्र, अक्षत्र ज्ञ और स्र, अक्षत्र ज्ञ और स्र, याद हुआ इतना? हमने कहा था कि दो या दो से अधिक व्यंजन या दो या दो से अधिक अक्षरों से क्या होता है? बनता है, इसलिए संयुक्त व्यंजन है। तो कौन कौन से व्यंजन से मिलकर बनता है, ये डायरेक्ट तो पूछता है ना। अक्षर किन दो व्यंजनों के संयोग से बना है? तो देखो, अक्ष, क, छ, अक, छ, क आ रहा है इसमें, क और छ आ रहा है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अक्ष, तो क्या आ रहा है? क आ रहा है, क आया। अक्ष, ये छ मतलब छ वाला नहीं, छत्ता का छ नहीं, ये स है।
षटकोण का श है, षटकोण श, अक्ष है ना। तो क और स के, और क में याद रखना अ नहीं है, इसमें क्या लग जाएगा, हलंत लग जाएगा, मतलब क निकल जाएगा इसमें से। तो क और स के संयोग से, क और श के संयोग से क्या बनता है, अक्ष बनता है। डायरेक्ट पूछता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, अक्ष है ना। तो क और श के संयोग से क्या बनता है, अक्ष बनता है। फिर बोल रहा है त्र, त्र में तो स्पष्ट लिखा है त्र, त और र आ रहा है त्र है ना। तो क्या आ रहा है, त आ रहा है और र आ रहा है, हमको त में क्या लगा देना है, हलंत लगा देना है। शुरू में क्या लगेगा, सभी का हलंत लग जाएगा। तो त्र में क्या आ रहा है, शुरू में त आ रहा है, फिर र आ रहा है, ये हुआ त्र, स्पष्ट है। त्र, त और र, त्र है ना, उच्चारण करके देखना है त्र। फिर ज्ञ आ रहा है ना, ज्ञ में क्या आ रहा है, ये देखो ज ज्ञ टाइप का लग रहा है, दोनों का लिखावट एक जैसे है। ये भी देखो ऐसे ऐसे टाइप का है, इसको ऐसे घुमा दिए है ना, और इसको ऐसे बना दिए, घुमाए नहीं, तो दोनों का लिखावट जो है एक जैसे है ना। तो ज्ञान क्या आ रहा है, ज, क्या आ रहा है, ज। अब उच्चारण करो, ज्ञान, ज्ञान है ना, तो ज आ रहा है और इया आ रहा है, क्या आ रहा है, इया आ रहा है, ज्ञान है ना, इया आ रहा है लास्ट में, ज्ञान, ज्ञान लास्ट में इया आ रहा है, और शुरू में क्या किस टाइप दिख रहा है, ज टाइप का दिख रहा है, इसलिए आपको ज और इया के संयोग से बनना है ज्ञा, और शुरू में क्या लग जाएगा, हलंत लग जाएगा। ठीक है, फिर क्या लिखा है, स्र लिखा है, लिखा है स्र जी, और स्र में याद रखना स्र मतलब स आएगा। तो कौन सा स आएगा, हमने तो 3 प्रकार का स पढ़ा है। तो देखो ये वाला स देखो तो ऐसा टाइप है, ऐसा टाइप, मतलब ऐसा टाइप का थोड़ा दिख रहा है, तो ऐसा टाइप मतलब शक्कर का स आ जाएगा, स है ना। तो स आ जाएगा, क्लियर भैया, क्या आ जाएगा, स आ जाएगा। तो याद रखना स आ जाएगा। क्या लिखा है, स्र, तो स आ गया, और क्या आ जाएगा, र, इसमें भी क्या आ जाएगा, हलंत आ जाएगा। तो स्र, स र, स्र, ज्ञ, ज इया, ज्ञ, त्र, त और र है ना, त्र, फिर अक्ष, क और श। क्लियर यार, यही लगे हाथ क्या देख लेते हैं इनका, आगे देखेंगे, क्योंकि इन लोग का हमको उच्चारण स्थान पता नहीं है। इतना याद हुआ भैया, बढ़ू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं, क्या देखते हैं, जो उच्चारण स्थान है ना, कुछ उच्चारण स्थानों को देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग जान लो पंचमाक्षर, 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 या इसी को बोल देते हैं पंचम वर्ण, क्या बोल देते हैं, पंचम वर्ण या पंचमाक्षर। तो पंचम अक्षर या पंचमाक्षर क्या है ना। तो पंचम अक्षर या पंचमाक्षर याद रखना, जो हमने स्पर्श व्यंजन देखा, स्पर्श व्यंजन देखा, तो स्पर्श व्यंजन के जो प्रत्येक वर्ग है, प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ग है वही क्या कहलाता है, पंचमाक्षर कहलाता है। जो पांचवा वाला जो वर्ण है ना, प्रत्येक वर्ग का, वो ही क्या है, पांचवा वाला अक्षर है। स्पष्ट है, पंचम अक्षर पांचवा अक्षर, पंचम वर्ण पांचवा वर्ण, और किसका पांचवा वर्ण, स्पर्श व्यंजन है उसका, है ना। तो स्पर्श व्यंजन के लिखें, स्पर्श व्यंजन के है ना, प्रत्येक वर्ग के अंतिम अक्षर पंचमाक्षर कहलाते हैं। इनकी संख्या नाम की तरह है, इनकी संख्या कितनी है, 5 है। तो कौन कौन सी है ये पंचमाक्षर भैया, देखो है ना, कौन कौन सी है, क ख ग घ अंगा, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ, यह पंचमाक्षर, ये क्या कहलाएंगे, पंचमाक्षर, पंचमाक्षर क्या कहलाएंगे, पंचमाक्षर। ठीक है, पंचमाक्षर कहलाया। अब बात आता है कि इनका उपयोग कैसे होते हैं, है ना। तो इनका उपयोग होता है लेखन सुविधा के लिए अनुस्वार के रूप में,
किस रूप में? अनुस्वार के रूप में। तो इनका प्रयोग लेखन में अनुस्वार के रूप में होता है। जैसे, है ना, जैसे लिखते हैं चांद, चांद, है ना, चांद लिख दिए। अरे ठीक है भैया, जैसे चंद्रमा, क्या है? चंद्रमा। इसको कैसे लिख देंगे पंचमाक्षर के रूप में? चंद्रमा, है ना, चंद्रमा ऐसे लिख सकते हैं। जैसे अंबा, इसको पंचमाक्षर के रूप में कैसे लिख देंगे? अंबा, ऐसे। ये पंचमाक्षर के रूप में, लेखन के रूप में इस प्रकार मतलब प्रयोग किया जाता है ना। ऐसा ना लिख के उसको क्या किया जाता है? अनुस्वार के रूप में, ऊपर बिंदी के रूप में क्या करते हैं? लिख देते हैं। ठीक है भैया, तो ये होता है कौन सा? पंचमाक्षर। पंचमाक्षर के बाद देखते हैं यार थोड़ा सा जो वर्णों की उच्चारण है ना, तो वर्णों का उच्चारण जैसे हमने देखा तालव्य, कंठव्य, ये देख लिया, है ना। तो स्पर्श का तो पता है, लेकिन अन्य वर्णों का क्या देख लेते हैं? अन्य वर्णों का उच्चारण स्थान। और यहां से क्वेश्चन बनता रहा है और बनता रहेगा, क्योंकि ये बनने वाला ही पोर्शन है ना, उच्चारण स्थान। और उच्चारण स्थान के लिए हमने पहले देखा है, क्या देखा है? स्पर्श व्यंजन देखा है। तो आप लोग को पता होगा स्पर्श व्यंजन का उच्चारण स्थान, है ना। और जैसे हमने देखा तालव्य देखा, पहले देखा था, कंठव्य देखा था, याद आ रहा है। फिर हमने देखा था तालव्य देखा था, फिर हमने देखा था मूर्धन्य देखा था, फिर हमने देखा दंतव्य, फिर हमने देखा ओष्ठव्य। ये हमने क्या किया था? देखा था। ये कंप्लीट हो गया था स्पर्श व्यंजन। लेकिन उनके बाद वाले को मैंने क्या किया था? छोड़ दिया था। तो इनके बाद हमने देखा था जैसे अंतस्थ व्यंजन देखा था, है ना। तो अंतस्थ व्यंजन में जैसे हमने देखा था अंतस्थ व्यंजन, और हमें पता है कि अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जैसे य, र, ल, व। तो इनका उच्चारण स्थान अब आता है कि क्या है? दिमाग में पूछ देगा कि यह का उच्चारण स्थान। हमको तो ठीक है, क ख ग घ अंग च छ ज ज इ य ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म, ये तो पता हो गया सीक्वेंस में। लेकिन इनका उच्चारण स्थान कौन सा यदि पूछेगा, यह का उच्चारण स्थान कौन सा? कंठव्य, ओष्ठव्य, दंतव्य, ऐसे करके पूछेगा तो बताना है, क्योंकि इन सभी का क्या है? अलग अलग उच्चारण स्थान है। तो य का उच्चारण स्थान याद रखना, य बोलोगे तो जीभ और तालु टच होता है थोड़ा सा, लेकिन मुड़ता नहीं जीभ, इसलिए क्या है? तालव्य। कंठ से नहीं आता भाई, है ना, तालु से आता है, तो तालव्य। और तालव्य के बाद क्या आता है? मूर्धन्य। र बोलो, र बोलो तो र में थोड़ा सा जीभ जो है सामने मुड़ रहा है ना, तो इनका क्या आ जाएगा? मूर्धन्य आ जाएगा। क्योंकि तालव्य के बाद देखो क्या आता है? मूर्धन्य आता है। कंठव्य को निकाल देना, बाकी लिखना है, मूर्धन्य आ जाएगा। ल बोलो, ल, ल, है ना। अरे बोल रहे हैं। और ल में याद रखना, ल में जो है दांत की तरफ जाता है कौन? जीभ, इसलिए ल क्या है? दंतव्य। क्या है? दंतव्य। वो बोलो, वो में ये मुंह खिल रहा है कि नहीं खिल रहा है? खिल रहा है, वो। लेकिन ये जो जीभ है दांत की तरफ भी जा रहा है, वो। तो जीभ जो है दांत की तरफ जाता है, और ये जो ओंठ है ये भी लिप से खिलता है, वो खिल रहा है। तो ये क्या है? दांत दंतव्य है, प्लस क्या है? ओष्ठव्य है। तो दंतव्य प्लस ओष्ठव्य है, दंतव्य प्लस ओष्ठव्य है। ठीक है यार, दंतव्य प्लस ओष्ठव्य या दंतोष्ठ्य बोल देते हैं। अरे ठीक है भैया, तो दंत प्लस ओष्ठ्य, मैंने ओष्ठव्य लिख दिया, ओष्ठ्य लिखो इसको, ऐसे लिखो ओष्ठ्य।
दंत प्लस ओष्ठ या दंतोष्ठ, दोनों को जोड़कर दंतोष्ठ बोल देंगे, हमको बोलने में आसानी होगा। दंत प्लस ओष्ठ, तो याद हुआ अंतस्थ व्यंजन में क्या आ जाएगा, य र ल व, है ना। इसमें कौन सा आएगा, तालु मूर्धा, फिर दंतव्य प्लस ओष्ठव्य। इनको याद करो, यहां से इतना चारों को याद करो, फिर ये याद रहेगा। ये हुआ किसके लिए, अंतस्थ व्यंजन के लिए। अंतस्थ व्यंजन के बाद हमने देख रखा था कौन सा, उष्म व्यंजन। कौन सा देख रखा था, उष्म व्यंजन, या इसी को कौन सा और व्यंजन बोलते थे यार, संघर्षी व्यंजन, है ना। कौन सी व्यंजन बोलते थे, संघर्षी व्यंजन बोलते थे। इसमें हमने क्या क्या देखा था, श्रव देखा था, षटकोण के स देखा था, है ना, स देखा था। फिर क्या देखा था, फिर हमने देखा था श्रव, स देखा था, फिर देखा था स देखा था, और देखा था ह देखा था। ये चार हमने देखा था उष्म व्यंजन के अंतर्गत। और इसका जानने फिर हमें क्या है, उच्चारण स्थान, है ना। तो स, श, बोलो तो श, क्या बोलते हैं, श बोलते हैं। और स बोलते हैं तो भाई इनको बोलने के समय क्या करते हैं, इनको मैंने उल्टा लिख दिया क्या थोड़ा सा, ये पहले आता है, शक्कर का सा पहले आता है, फिर ये आता है ना। तो शक्कर बोलो तो शक्कर, और शक्कर बोलते हैं तो नॉर्मल बोलते हैं शक्कर, और शक्कर बोलते हैं तो जो जीभ है वो तालु में क्या हो जाता है, जाके चिपक जाता है। और जो तालु में जब जीभ चिपकता है तो उसी को बोलते हैं यार तालव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तालव्य बोलते हैं, है ना। जैसे अभी हमने देखा यह क्या है, तालव्य, ये भी क्या है, तालव्य। शक्कर तो तालव्य शक्कर। अब बोलना षटकोण, षटकोण, जीभ क्या हो जा रहा है, मुड़ जा रहा है, और मुड़ जा रहा है मतलब कौन सी है, मूर्धन्य। क्या है, मूर्धन्य। षटकोण, षटभुज, षणमुख, है ना। तो ये क्या है, मूर्धन्य। स क्या है, मूर्धन्य। फिर आ रहा है सड़क, सड़क बोलो सड़क, डायरेक्ट ये जीभ में डाल के क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, है ना। डायरेक्ट जीभ को क्या होता है, टकराता है, और जीभ को सॉरी दांत को टकराता है, जीभ दांत में टकराता है, इसलिए दंतव्य, दांत में टकरा रहा है इसलिए दंतव्य। और ह बोलो, ह यहां से निकलेगा आवाज, ह बोलो, ह बोल रहे हैं, और ह बोल रहे हैं मतलब यहां से निकल रहा है, यहां से निकल रहा है मतलब वो क्या है, कंठ। तो क्या हो जाएगा ये, कंठव्य, ह। ठीक है भैया, क्या है, कंठव्य। ठीक, देखें आगे फिर। और यह हुआ कंठव्य, यह हो गया कौन सा व्यंजन, उष्म व्यंजन हो गया। अब एक बार देखते हैं, हमारा बच गया स्वर व्यंजन बच गया। कौन सी व्यंजन बच गया, स्वर व्यंजन बच गया, स्वर व्यंजन बचा। अब कंप्लीट एक बार लिखता हूं मैं, जो ये 5 नाम है ना, इस पांचों को क्या करता हूं, एक बार लिखता हूं। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं, ये लास्ट फाइनल लिख ले, इसको लिखना है क्योंकि इसमें बाकी चीज को जो बचा हुआ है, जो छूटा हुआ है, इनको एड ऑन करेंगे, है ना। तो हमने पहले देखा था कंठव्य देखा था, क्या देखा था, कंठव्य देखा था। फिर तालव्य देखा, है ना। तालव्य के बाद क्या देखा जी, दंतव्य देखा। फिर देखा सॉरी दंतव्य बोलता हूं, मूर्धन्य देखा, मूर्धन्य देखा। फिर देखा दंतव्य देखा। फिर पांचवा देखा ओष्ठव्य देखा। और दोनों का जुड़ा हुआ वो अलग था, है ना, जिसे हम संयुक्त व्यंजन में देखे थे। अब देखते हैं कि कंठव्य के अंतर्गत कौन कौन सा आता है। तो सबसे पहले तो आ जाएगा क वर्ग, आ जाएगा इसमें च वर्ग, त वर्ग, कचट तप आना चाहिए, त वर्ग, प वर्ग। इतना तो आप लोग को पता है ना, क्योंकि हमने इसको पिछली क्लास में क्या कर रखा है, देख रखा है। पिछली क्लास में यहां तक हो गया था। उसके बाद कौन कौन सा और आता है, उसके बाद और कौन कौन सा आता है देख लेते हैं। अभी जैसे हमने देखा, अभी कौन कौन से देखा, कंठव्य के अंतर्गत ह देखा, कौन से देखा, ह देखा। तालव्य के अंतर्गत कौन कौन से देखा, य देखा, है ना, और क्या देखा, स देखा। मूर्धन्य के अंतर्गत कौन कौन सा देखा जी, है ना, र देखा, और क्या आंसर देखा, ये स देखा, षटकोण का स। दंतव्य के अंतर्गत कौन कौन सा देखा, ल देखा, और कौन सा देखा, स देखा। ओष्ठव्य के अंतर्गत कौन कौन से देखे भैया, कौन कौन से देखे ओष्ठव्य के अंतर्गत, अभी ओष्ठव्य, ओष्ठव्य, य र ल व दंतोष्ठ के अंतर्गत आते हैं ना।
स्पेशल ओष्ठव्य के अंतर्गत नहीं, दंतोष्ठ के अंतर्गत आता है वो, इसलिए इतना देखा। ठीक है, अब हमारा क्या छूटा हुआ है, जो स्वर है वो छूटा हुआ है। तो स्वर को अब बोल के देखते हैं यार, है ना, बोल के एक बार देखते हैं और कौन कौन से में आता है। अ आ अ आ अ आ अ आ, यहां से आ रहा है, देखो कहां से आ रहा है, कंठ से आ रहा है, इसलिए क्या लिख दूंगा मैं, अ आ लिख सकता हूं, आ रहा है जी, अ आ। ठीक है, अ आ अ आ, क्लियर, इतना अ आ ही हुआ। आ के बाद अ आ उ ई, क्या आएगा, ई, और ई किस में आता है, ये तालव्य, देखो ई किस में आ रहा है, तालव्य में आ रहा है, किस में आ रहा है, अ आ ई। फिर क्या आता है, उ आता है, और उ आता है भैया ओष्ठ में, किसमें आता है, उ, ये हो रहा है, उ, ये खेल रहा है, तो उ किस में आएगा, ओष्ठव्य में आएगा, किस में आएगा, ओष्ठव्य में आएगा। ये दोनों उ और बड़ा उ किस में आएगा, ओष्ठव्य में आएगा। ठीक है भैया, बड़ा उ किस में आएगा, ओष्ठव्य में आएगा। फिर क्या है, अ आ ई उ, फिर आएगा ए, क्या आ जाएगा, ए, वो आता है यार, अलग से लिखना पड़ेगा। ए वो चिपकेगा, है ना, वो चिपकेगा किसमें, तालू में, और कर्ण से निकलेगा ए, देखो ए, तो जीभ भी खेल रहा है और क्या कर रहा है, कंठ भी खेल रहा है, तो कंठ और किस में आ जाएगा, तालु में आ जाएगा। तो कंठ और तालु में कौन आता है, या तालव्य में कौन आता है, तालव्य, ए और ए, कौन सा, ए और ए किस में आ जाएगा, कंठ और तालु में आ जाएगा। कंठ और तालु में कौन आ जाएगा, ए। तो अ आ ई उ ए, फिर आ जाता है ओ आ जाएगा, है ना। तो ओ और जो औ है वो किस में आता है, कंठ और ओष्ठव्य में आता है, किस में आता है, कंठ और ओष्ठव्य। ओ यहां से तो आ रहा है ओ, लेकिन ये भी खेल रहा है लिप से, ओ क्या खेल रहा है, कंठ से आ रहा है, देखो ओ यहाँ छुओ, इसको टच करो, फिर यहां से निकलेगा आवाज, पता चलेगा ओ, और ये भी चल रहा है। तो कंठ और ओष्ठव्य क्या आ जाएगा भैया, कंठ और ओष्ठव्य। तो मैं लिख दूं यहां सातवां कंठ और ओष्ठव्य, है ना, कौन सी आ जाएगा, ओ कौन कौन आ जाएगा, ओ और औ किस में आ जाएगा, कंठ और ओष्ठव्य में। ठीक है भैया लोग, बढ़े आगे यार। फिर याद रखना विसर्ग, आहा, अम को छोड़ो, आहा, और आहा आता है, आहा, कहाँ है ये, इसमें आता है, विसर्ग बोल देते हैं, या फिर ये, है ना, अम, ठीक है, इतना याद रखना। वह छूट गया है ना, वो दंत प्लस ओष्ठ में आता है, दंत प्लस ओष्ठ में आता है, विशेष रूप से उसको जानना है, दंत प्लस ओष्ठ में आता है। एक चीज याद रखना, और ये कौन सा है, आठवां, दंत प्लस ओष्ठ में कौन आता है, वह आता है, कौन आता है, वह आता है, दंत प्लस ओष्ठ में आता है, वह आता है। जैसे यहां हमने छोड़ दिया था, कौन सा, वह, कहाँ है भैया वह, हाँ ये दंत प्लस ओष्ठ हमने लिख लिया था, दंतव्य प्लस ओष्ठव्य, है ना, वह, ऐसे करके। तो ये होता है यार इनका क्या, उच्चारण स्थान। और उच्चारण स्थान के बाद चलो जान लेते हैं, ठीक है बाबू भैया लोग, देख लेंगे यार, है ना, थोड़ा सा समझ के बोल के देखना है। आप भाई रट्टा मारेंगे तो नहीं बनेगा यार, क्योंकि बहुत सारी चीज क्या हो जाती है, मिस हो जाती है। हमको देखना है उच्चारण स्थान पे, तभी याद रहेगा, है ना, इसी में ही याद रहता है, बता रहा हूँ। लॉन्ग टाइम तक यदि आपको याद रखना है तो आपको बोल के देखना, प्रैक्टिस करना है कि एक्चुअल में आवाज जो है कहाँ से निकल रहा है। आज तो सबको आता है, तो बोलना है, आ ए, है ना, ओ औ अम आहा, ऐसा करके बोलना है। तो क्या क्या खेल रहा है कि इनके साथ, उसमें क्या करना है, हमको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करने नहीं आ रहा है तो जो शब्द लिखा है उनके हिसाब से बोल के देखना, और वहीं से निकाल के देखना आवाज निकलता है कि नहीं निकलता।
क्लियर यार? तो चलो अब देखते हैं किसको, व्यंजन का वर्गीकरण देखेंगे किस आधार पर, स्वर तंत्री में या श्वास तंत्री में कंपन के आधार पर। अभी क्या देखेंगे, व्यंजन का वर्गीकरण, और देखते हैं व्यंजन का वर्गीकरण। व्यंजन का वर्गीकरण ये आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये भी है ना। अभी तो ये कंप्लीट यार, वर्णमाला बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, आपकी एग्जाम की दृष्टि से। जहां वर्णमाला टॉपिक लिखा है वहां ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ये भी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। व्यंजन का वर्गीकरण और किस आधार पे, स्वर तंत्र में कंपन के आधार पे। किस आधार पे, स्वर तंत्र में कंपन के आधार पे। तो स्वर तंत्री में या श्वास तंत्र में कंपन के आधार पर। तो स्वर तंत्री में किस आधार पर, पहला स्वर तंत्री में कंपन, या इसी को बोल देंगे नाद के आधार पर। स्वर तंत्री में है ना, स्वर तंत्री में कंपन या नाद के आधार पर किसका वर्गीकरण करेंगे, व्यंजन का वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहले याद करना, स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर हम जब पढ़ेंगे तब पढ़ते हैं अघोष। क्या पढ़ते हैं, अघोष। क्या देखेंगे, अघोष। अघोष क्या देखेंगे, अघोष। इसको बोल देंगे कंपन के आधार पर। कंपन हो रहा है मतलब क्या निकल रही है, ध्वनि। तो अघोष ध्वनि क्या देखेंगे यार, अघोष ध्वनि। सबसे पहले याद रखना अघोष ध्वनि, नाम ही याद कर लो पहले यार। अघोष ध्वनि देखेंगे और एक देखेंगे घोष। ये अघोष है और देखेंगे घोष, या इसी को बोल देंगे सघोष। क्या बोल देंगे, सघोष, है ना। एक है अघोष और एक है सघोष, या सघोष को ही बोल देंगे घोष ध्वनि। तो ये दो प्रकार से हमको देखना है किसका, व्यंजन का वर्गीकरण। किस आधार पे, स्वर तंत्री में कंपन के आधार पे। कंपन होगा भैया कहाँ, इस स्वर तंत्री में। ये कंठ है ना, लैरिक्स है, यहाँ क्या होगा, कंपन होगा। तो इसके आधार पे इसको कितने भागों में बांट देंगे, दो भागों में बांट देंगे। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं इसको, अघोष को। किसको शुरू करते हैं, अघोष ध्वनि को शुरू करते हैं। अघोष ध्वनि को शुरू करते हैं, अघोष ध्वनि को शुरू करते हैं। तो चलो यार देखते हैं कि अघोष ध्वनि क्या है। तो अघोष ध्वनि वे ध्वनि है जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्री में क्या ना हो, कंपन न हो। एक को इधर लिख लूं क्या मैं, अच्छा बनेगा, है ना, अंतर के रूप में दिखेंगे। सघोष ध्वनि है ना, एक अघोष ध्वनि, एक सघोष ध्वनि। तो जिन वर्णों के उच्चारण में या जिन व्यंजनों के उच्चारण में यहाँ स्वर तंत्री में क्या ना हो, कंपन ना हो, वो क्या है, अघोष ध्वनि। लेकिन जिन ध्वनि, सघोष ध्वनि, तो जिन व्यंजन के उच्चारण में इस स्वर तंत्री में क्या हो, कंपन हो, वो क्या है भैया, सघोष ध्वनि। क्लियर यार? तो लिखें चले, क्या लिख सकते हैं कि जिन वर्णों या व्यंजन के उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन ना हो, कंपन ना हो बोल रहा हूं ना, कंपन ना हो, तो वो क्या कहलाता है, अघोष ध्वनि कहलाता है। लेकिन जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों या व्यंजन के उच्चारण में स्वर तंत्री में क्या हो, कंपन हो, तब वह क्या कहलाता है, सघोष ध्वनि कहलाता है। तब वह क्या कहलाता है भैया, सघोष ध्वनि कहलाता है। इंपॉर्टेंट है भयंकर। जब कंपन ना हो तो अघोष, स्पष्ट है। अ मतलब नहीं, अ मतलब ये क्या कर रहा है, मना कर रहा है। मना कर रहा है मतलब नहीं बोल रहा है। क्लियर? और नहीं बोल रहा है मतलब ना। फिर समझते हैं कि उदाहरण के रूप में देखते हैं कि कौन कौन सा क्या है, अघोष ध्वनि है ना। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन ना हो वो अघोष है। तो बोल के देखते हैं, क व्यंजन बोल रहे हैं ना,
व्यंजन में देख रहे हैं, ये देखो व्यंजन है ना, व्यंजन देख रहे हैं, तो व्यंजन शुरू होता है क से शुरू होता है, तो क ख बोल दो, तो क ख ग में आओ, क ख यहां रखना, हाथ रखना और बोलकर देखना, क ख ग जैसे आते हैं तो यहाँ झनकार होने लगता है, थोड़ा सा कंपन होने लगता है, क्या होने लगता है, कंपन होने लगता है। घ क ख ग घ अंग, फिर बोलो च छ, देखो नॉर्मल बोल रहे हैं आराम से, च छ ज बोलते हैं, फिर कंपन शुरू हो जाता है, ज झ इया, फिर बोलो ट ठ आराम से बोल दिए, ट ठ ड ढ इया, यहाँ कंपन हो रहा है ड ढ इया में, त थ में देखो यहाँ कंपन नहीं होगा, त थ द ध न कंपन हो रहा है, प फ ब भ म, यहाँ क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है। तो मैं जब शुरू में दो को बोल रहा हूं तब उस समय क्या नहीं हो रहा है, कंपन नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कंपन नहीं हो रहा है। अरे ठीक है भैया, तो प्रत्येक वर्ग के एक और दो वर्ग क्या कहलाता है, या प्रथम और द्वितीय वर्ग, एक और दो लिख लो है ना, प्रथम और द्वितीय वर्ग क्या है, अघोष ध्वनि है, जैसे क ख एक और दो हुआ, च छ त थ प फ, तो जो बच गया 3 और 4 5 वो क्या हो जाएगा, सघोष हो जाएगा। तो प्रत्येक वर्ग के, है ना, प्रत्येक वर्ग के कौन सा 3 4 5 वर्ग क्या है भैया, क्या है, सघोष है। जैसे क ख ग घ अंग, च छ है ना, च छ क्या आता है जी, च छ ज झ इया, है ना, च छ ज झ इया, च छ ज झ इया इया, ट ठ ड ढण ड ढण, त थ द धन द धम, प फ ब भम। अरे ठीक है, तो आप इतना मतलब क्या करना है, बोल के देखना है भैया, बोल के देखेंगे तभी आएगा। तो बचा हुआ जो 3 4 5 है वो क्या कहलाएगा, सघोष ध्वनि कहलाएगा, और जो शुरू का 1 2 है क्या कहलाएगा, घोष कहलाएगा। यहाँ याद रखना 1 2 और ये है 3 4 5, 3 4 5, तो प्रत्येक वर्ग के 3 4 5 और बाकी का क्या कहलाएगा, 1 2 कहलाएगा। ठीक है, आगे देखना थोड़ा सा, इसमें आएगा आपके पास फिर जो बच गया है ना, मैंने वर्ण और व्यंजन दोनों कहा है ना, तो वर्ण और क्या कहा, व्यंजन दोनों कहा, मतलब यहाँ वर्ण भी आएंगे और व्यंजन भी आएंगे। तो जिन वर्णों के उच्चारण में या जिन व्यंजनों के उच्चारण में तो वर्ण बोल दिए तो बाकी भी आएगा, मुख्य रूप से व्यंजन तो आ गए तो बाकी भी आएंगे। जैसे व्यंजन में बच गया यहाँ कौन सा व्यंजन बच गया, जैसे कि अंतस्थ व्यंजन बच गया और उष्म व्यंजन बच गया, है ना। तो अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन, तो जो पूरा अंतस्थ व्यंजन है वो किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, इसमें सघोष में, अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन में क्या आता है जी, य र ल व, क्या आता है, य र ल व। ठीक है, तो य र ल व किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा उष्म व्यंजन। और उष्म व्यंजन में क्या आता है, क्या आता है यार, श श श, इसमें देखना घर्षण नहीं होता, शक्कर श श स, सड़क बोलो, तो इसमें क्या नहीं होता, घर्षण नहीं होता। तो स हो गया, स हो गया और स हो गया। लेकिन एक चीज याद रखना, यहाँ जो बच जाता है वो है ह, क्या बच जाता है, ह में क्या आता है, यहाँ हकार की ध्वनि आती है ना, कंपन होता है, यहाँ कंपन होता है, मतलब इसलिए वो हो जाएगा, सघोष हो जाएगा, तो ह आ जाएगा। फिर बच जाता है स्वर,
अ आ ई को बोलो, अ आ ई उ ए। तो यहाँ क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है। तो सभी स्वर किस में आ जाएंगे, सघोष में आ जाएंगे या घोष में आ जाएंगे। तो आपको इतना याद रखना है ना। तो अघोष में कौन आता है, 1 और 2, और बाकी कौन आ जाएगा, श, ये स आ जाएगा। फिर इसके अंदर कौन आएगा, 3 4 5, और कौन आ जाएगा, कंप्लीट स्वर, और कौन आ जाएगा, अंतस्थ व्यंजन, और ये कौन आ जाएगा, ह आएगा। ये सघोष है, घोष है, अच्छा वाला पॉजिटिव वाला है, इसलिए इसमें बहुत सारा आ रहा है, और अघोष में कम आ रहा है, केवल 1 और 2 आ रहा है ना। 1 और 2 के साथ ये स, ये जो तीनों एक जैसे दिख रहे हैं वो आ रहा है। तो आपको इतना याद रखना है अघोष और स्वघोष में। अघोष मतलब स्वर तंत्र में क्या नहीं होगा, कंपन नहीं होगा, और सघोष मतलब कंपन होगा, या उसी को बोल देंगे घोष बोल देंगे। क्लियर यार। एक फिर याद रखना, जब उच्चारण करते बोलते हैं ना, तो मुंह से क्या निकलती है, वायु निकलती है, श्वास वायु निकलती है। तो श्वास वायु के आधार पे या श्वास वायु की मात्रा के आधार पे, है ना, या वर्णों को, है ना, या व्यंजनों, वर्णों को बोलते हैं, व्यंजन नहीं बोलते। तो श्वास वायु की मात्रा के आधार पे वर्णों को 2 भागों में बांट देंगे। कितने भागों में, 2 भागों में। तो श्वास वायु की मात्रा के आधार पर, इसको आप लोग व्यंजन न लिख के वर्ण लिखेंगे तो अच्छा रहेगा यार। वर्ण लिख लेते हैं ना, वर्णों का वर्गीकरण ऐसे कर लेते हैं, व्यंजन का वर्गीकरण या मुख्य रूप से वर्णों का वर्गीकरण, है ना। तो वर्ण लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। देखो, श्वास वायु की मात्रा के आधार पर वर्णों का क्या, वर्गीकरण। तो इसके आधार पर 2 भागों में करते हैं फिर यार। एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। एक होता है कौन सी, अल्प प्राण, और एक होता है महाप्राण। तो देखो एक अल्प प्राण को, अल्प प्राण, और एक महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, जिसमें कम प्राण हो वो अल्प प्राण, जिसमें ज्यादा प्राण हो वो महाप्राण। अरे सीधी सी बात है भाई, है ना। और प्राण मतलब क्या है, वायु। भैया आपको वायु न दिया जाए, आप जिंदा रहोगे, आपके प्राण ही निकल जाएंगे ससुर, आपको वायु न लेने दिया जाए, मतलब ऑक्सीजन न लेने दिया जाए, ठीक है यार, या श्वास न लेने दिया जाए। तो अल्प वायु, अल्प प्राण मतलब कम वायु, है ना। तो कम वायु कहने के मतलब, जब हम बोलते हैं किसी वर्णों को और बोलते हैं तो कम वायु निकले, तब वो कहलाता है अल्प प्राण। लेकिन जब किसी वर्ण को बोलते हैं भयंकर ज्यादा क्या निकले, वायु निकले, क्या निकले, वायु निकले। और वायु निकले के साथ साथ जब निकले महाप्राण मतलब महाबली लोग, है ना। और महाबली लोग हुंकार भरते हैं, और हुंकार भरते हैं मतलब गले से क्या निकलेगी, हकार की ध्वनि। किसकी ध्वनि, हकार की ध्वनि। ये तो परिभाषा हो गया, है ना, बस इतना ही लिखना है। जब वे वर्ण जिनके उच्चारण में जो श्वास नली है उससे कम वायु निकले और हकार की ध्वनि न निकले, वो अल्प प्राण है। लेकिन जिनके उच्चारण में अधिक वायु निकले श्वास नली से और साथ में हुंकार या हकार की ध्वनि निकले, वो है महाप्राण, है ना। तो कौन कौन सी, जैसे बोल के देखते हैं, क ख, क ख। ख बोलना देखना, यहाँ रखना, हाथ रखने से, है ना, और हाथ रखना, बोल कर देखना, क ख। ख बोलेंगे तो हवा तेजी से आएगा, ज्यादा बाहर निकलेगा, लेकिन क में नहीं निकलेगा। क ख, ग घ, ग बोलेंगे फिर नहीं निकलेगा, लेकिन घ बोलना तो तेजी से फिर निकलेगा। तो क ख ग घ अंग, मतलब 2 में क्या नहीं कर रहा है, 2 और 4 में भयंकर ज्यादा में क्या नहीं कर रहा है, वायु नहीं कर रहा है, लेकिन 1 3 5 में वायु नहीं कर रहा है। फिर वैसे देखना, च में देखना नहीं निकलेगा, छ देखेंगे तो यहाँ से छ, यहाँ से हुंकार की ध्वनि निकलेगी और साथ ही साथ तेज मात्रा में, अधिक मात्रा में हवा निकलेगा। च छ, ज देखना गर्जना वाले निकलेगा, ज, और हवा भी निकलेगा, ज झ, इया नहीं निकलेगा। ट ठ, ड ढ निकल रहा है। तो आप बोल कर देखना, वो समझ में आ जाएगा। इसलिए बोल रहा हूं, ये बोलने से प्रैक्टिस होगा। आप कितना रटोगे इनको, भूल गए रटने के बाद, याद करने के बाद बताऊंगा, मैं ट्रिक बताऊंगा, है ना, लेकिन भूल गए उसको भी तो बोल कर देखना भैया, क्योंकि यही प्रैक्टिकल है ना। और प्रैक्टिकल हमेशा क्या रहता है,
लंबे समय तक याद रहता है। तो अल्प प्राण क्या है? अल्प प्राण तो जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा क्या होती है? कम होती है। तो लिख सकते हैं ऐसे, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु, इसी को बोल देते हैं प्राण, है ना, श्वास वायु की मात्रा कम होती है, वह क्या है? अल्प प्राण है। महाप्राण क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा अधिक होती है, वो क्या है? महाप्राण है। इसमें मुंह से, याद रखना ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है ना, इसमें मुंह से हकार की ध्वनि, हकार की ध्वनि नहीं निकलती, है ना, नहीं है बोल रहा है भैया, नहीं निकलती। इसमें मुंह से हकार की ध्वनि निकलती है। इसमें मुंह से हकार की ध्वनि नहीं निकलती, इसमें मुंह से हकार की ध्वनि निकलती है। तो आपको इतना याद रखना है अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में। अब देखते हैं अल्प प्राण और महाप्राण के अंतर्गत कौन कौन सा आता है। मैंने अभी कह दिया कि अल्प प्राण में जैसे बोल के बताया कि क ख ग घ, है ना, तो प्रत्येक वर्ग का क 1 3 5, 1 3 5 मतलब छूट गया कौन? प्रत्येक वर्ग का 2 4, क्या 2 4, मैं याद करने का ट्रिक बताऊंगा लेकिन पहले इसको लिखते हैं। 2 4 हुआ, 2 4। और 1 3 5 मतलब उदाहरण लिख लेंगे ना जी, है ना, जैसे कि क, तो यहां क्या आ जाएगा? ख, ग, घ, फिर यहां क्या आ जाएगा? अंग। एक उदाहरण समझते हैं एक का, फिर बाकी लिखना 1 3 5 ऐसी 1 3 5 और 2 4 बताऊंगा थोड़ा सा, है ना, पहले लिख लेते हैं इसको, फिर देखेंगे इसको याद करेंगे, है ना। ये हुआ प्रत्येक वर्ग का, क्या हुआ? 1 3 5 और 2 4, इतना हुआ भैया। फिर अल्प प्राण में याद रखना अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन मतलब य र ल व, य र ल व, य र ल व, ऐसा बोलो य र ल व, नहीं निकल रहा है यहां से, तो अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, इसमें क्या आ जाएगा बोलो तो? श श श। देखिए क्या निकल रहा है इसमें? क्या निकल रहा है जी? वायु निकल रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा? ऊष्म व्यंजन। क्या आ जाएगा? ऊष्म व्यंजन। क्या आ जाएगा भैया? ऊष्म व्यंजन। तो आपको इतना याद रखना है ना, इतना व्यंजन याद रखना है। मुख्य रूप से व्यंजन हमने देखा था ना कि व्यंजन को बांटते हैं ऐसे करके, भले मैंने वर्ण को साथ में लिख दिया लेकिन ये व्यंजन का ही वर्गीकरण के अंतर्गत पढ़ते हैं, इसलिए उसमें स्वर को भले हमने इंक्लूड कर लिया था लेकिन आपको याद रखना है व्यंजन को वर्गीकरण के अंतर्गत। तो इतना याद रख। अच्छा मैं बताने वाला था कि कैसे याद करना है ना, देखो थोड़ा सा दुनिया में महान लोग, महाप्राण है ना, मतलब महान लोग कितने हैं? 2 4 लोग हैं। कितने लोग हैं? 2 4 लोग। महान कितने लोग हैं भैया? 2 4 लोग हैं। कितने लोग हैं? 2 4 लोग। बच गया तो 1 3 5 लोग बच गए यार। कितने लोग बच गए? 1 3 5 लोग बच गए। अब हमने देखा था, उसमें देखा था अघोष और सघोष। क्या देखा था? अघोष और सघोष, है ना। तो महाप्राण लोग, महाप्राण है ना,
और महाप्राण के साथ में याद रखना अघोष। किसको याद रखना है? अघोष। अघोष इनका आधा हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। तो सघोष क्या हो जाएगा? 3 4 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 4 5 हो जाएगा। और यहाँ जस्ट उल्टा याद रखना, महाप्राण 2 4 लोग ही है। महाप्राण दुनिया में महान लोग 2 4 ही लोग है, तो उनका बचा हुआ भाग 1 3 5। और वहां याद रखना अघोष में 1 2। शुरू में कमजोर लोग आएंगे भैया, अघोष। अघोष मतलब उनके कंपन कम होगा, है ना, या कंपन नहीं होगा, वह अघोष। तो ऐसे करके क्या करना है, इनको याद रखना है। तो ये होता है क्या यार, अल्प प्राण और महाप्राण। थोड़ा सा और कुछ बच गया है, इसे देखो यार, ये कुछ मिसलेनियस चीज है जो हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, काम की चीज है ना, इसको नोट डाउन करके याद रखना। तो सबसे पहले याद रखना मौखिक स्वर, है ना। तो मौखिक स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो मौखिक स्वर के अंतर्गत याद रखना भाई, अ, आ और ई, ये तीनों आता है मौखिक स्वर के अंतर्गत। मौखिक स्वर के अंतर्गत किसे शामिल किया गया है? अ, आ और ई को शामिल किया गया है। किसमें? मौखिक स्वर के अंतर्गत, ठीक है। फिर आता है संयोग द्वित्व। क्या आता है? संयोग द्वित्व। जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ हो तब वह क्या कहलाता है? संयोग द्वित्व कहलाता है। तो जब आपसे पूछेगा, जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तब वह क्या कहलाता है? संयोग द्वित्व। तो संयोग द्वित्व से क्या आशय है? जब दो व्यंजन जो एक जैसे व्यंजन है वो आपस में क्या होते हैं? मिलते हैं ना, संयोग करते हैं, तब वह कहलाता है संयोग द्वित्व। आपको शब्दों के अर्थ बस जानना है भाई, है ना। तो जब किसी व्यंजन का संयोग किसी या उसी व्यंजन के साथ होता है, जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है, मतलब दो एक जैसे व्यंजन आपस में जुड़ते हैं, तब क्या कहलाता है? वो संयोग द्वित्व कहलाता है। आपको याद रखना है पार्श्विक व्यंजन कौन से है। तो पार्श्विक व्यंजन कौन सी है? ल। ल को क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं ना। फिर याद रखना वत्सर्व व्यंजन कौन सी है? तो नल सज को याद रखना, नल सज, नल सज, नल सज। नल को बोल रहे हैं कि सज रहे भैया, ऐसे करके, है ना। तो वत्सर्व व्यंजन कौन सी है? नल सज, या इसको वत्स्य व्यंजन भी बोल देते, कई जगहों पे ऐसे भी लिख दिया जाता है, डायरेक्ट वत्स्य व्यंजन भी बोल देते हैं। तो वत्स्य व्यंजन कौन सी है? नल सज, ठीक है भैया। फिर याद रखना संयुक्त स्वर। तो दो स्वरों के संयोग से जो बनता है सर, है ना, दो स्वरों के संयोग से बनने वाला स्वर क्या कहलाएगा जी? संयुक्त स्वर, है ना। तो दो स्वरों के संयोग से या भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से उत्पन्न स्वर, दो स्वरों के संयोग से बनने वाला स्वर क्या कहलाता है? संयुक्त स्वर। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ क्या है? तो वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय से तात्पर्य है ना। तो वर्ण के उच्चारण में, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय ही क्या है? वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है। तो मात्रा का अर्थ क्या है? जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उसमें जो समय लगता है ना, तो लगने वाला समय से तात्पर्य है मात्रा का अर्थ। फिर क्या पूछा गया है? अनुनासिक ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? जब अनुनासिक ध्वनि बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? गला से बोलते हैं, मतलब मुख से बोलते हैं। साथ ही साथ नासिका से, जो चंद्र वाला है ना, चंद्रमा, हंसना, हमने देख रखा है, पिछले क्लास में पढ़ रखा है। तो इनका उच्चारण स्थान कौन सा है? मुख एवं नासिका। कौन सी है? मुख एवं नासिका। फिर आपको याद रखना है पतंजलि के अनुसार स्वर की परिभाषा। किसकी परिभाषा? स्वर की परिभाषा। किसके अनुसार? पतंजलि के अनुसार, क्योंकि पूछ दिया जाता है जी, है ना। तो स्वर की परिभाषा में ये बोलते हैं स्वयं राजन्ते स्वरा। क्या बोलता है? स्वयं राजन्ते स्वरा, स्वयं राजन्ते स्वरा, ठीक है, स्वयं राजन्ते स्वरा। अनवग भवति
व्यंजन मिति। क्या बोलते हैं? अन्वत भवति व्यंजन मिति। क्या बोलते हैं? अन्वत भवति व्यंजन मिति। अनवग भवति, सॉरी, है ना, अनवग भवति व्यंजन मिति, अनवग भवति व्यंजन मिति, अनवग भवति व्यंजन मिति। ये क्या है? स्वर की परिभाषा है। शुरू वाला लाइन कम से कम याद रखना, स्वर राजन्ते, स्वयं राजन्ते स्वर। ये परिभाषा किसने दिया है? पतंजलि ने दिया है। तो आप इतना थोड़ा सा क्या करना, जो अलग चीज है उनको याद रखना। और यही जो है वर्णमाला क्या होता है भैया? समाप्त होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास देखते हैं, है ना, संधि करे कि समास करे कि पर्यायवाची शब्द करे, क्या करे देखते हैं। लेकिन सभी आपको क्या किया जाएगा? कराया जाएगा। यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को क्या करो? शेयर करो। और हमारे चैनल को जेनजी स्टडी पॉइंट सीजी को क्या करो? सब्सक्राइब करो यार, है ना। और अपना सुझाव दो कि आपको वीडियो कैसा लगा और क्या आपको चाहिए। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद मित्रों।